18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। देश की जनता को ये सौगात सौंपी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह जिले के हिलालपुर गांव में एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत कर शोभा बढ़ाई। दौसा पहुंचने से पहले केंद्र सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्र मंत्री जनरल वीके सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने हालात का जायजा लिया है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के क्षेत्र में 129 किलोमीटर लंबा है। राजमार्ग की कुल लंबाई दिल्ली से मुंबई तक 1386 किलोमीटर है। तकरीबन 1250 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई है। शुरुआती फेज का उद्घाटन किया गया और इसमें 9 टोल प्लाजा भी हैं। इस मार्ग की खासियत यह है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से लैस है। इस राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज एक पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई है। ये हरियाणा के बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का जो बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला जिसका उद्घाटन हुआ है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के गुजरेगा। इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल स्टेट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहाँ से बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से जाल फैलाया जा रहा है, तो पहला चरण प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने लग रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली से जयपुर तक जाने वाले लोग, दिल्ली से दौसा जाने वाले लोग, उनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई है। और जो सोलह के हैं, मेवाड़ के हैं, गुड़गांव के हैं, उनको उस पुराने रास्ते के ऊपर जो दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे नंबर 1 चलाया जाया करता था, जहां पर आज के दिन सारे देश के अंदर सबसे ज्यादा यातायात की भीड़ लगी रहती है, उसको बाईपास करके इस नए वाले रास्ते से दौसा जा रहा है। परिहारा रोड तक हमारे को सारा क्षेत्र बाईपास करके और कम से कम जयपुर पहुंचने के लिए आधा पौना घंटा बच जाए। हमारी दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी जो जनवरी अगले साल में पूरी हो जाएगी, उसका पहला पोर्शन आज कंप्लीट हुआ है और ये पोर्शन दिल्ली गुड़गांव के लोगों को 3 नेशनल पार्क से कनेक्टिविटी भी देगा, साथ में जयपुर का ट्रैवल टाइम भी लगभग 2 घंटे शॉर्टन करने का काम करेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर ये एक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी है जो
हरियाणा जैसी स्टेट जो लैंडलॉक्ड है उसको पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आने वाले भविष्य में देगी। मेरा मानना है कि इस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में हरियाणा की तस्वीर को बदलने का आने वाले भविष्य में काम करना है, क्योंकि एनसीआर की पॉपुलेशन का सबसे पहला अगर कोई जंक्शन होगा पॉपुलेशन की मूवमेंट का तो वो पोर्शन गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद होगा और वेयर हाउसिंग के लिए आने वाला भविष्य। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खासियत 6 राज्यों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 2024 से पहला अमेरिका जैसा होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली जयपुर के बीच डाले जाएंगे इलेक्ट्रिक केबल। 12,150 करोड़ रुपए में बना 247 किलोमीटर पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। शुद्ध हवा मिलेगी, इससे लगाए जा रहे हैं 10 लाख से भी ज्यादा पौधे। प्रदूषण कम करने में काफी सहायक भी ये होगा। 3 एनिमल अंडरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का आज उद्घाटन हुआ, तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के जॉन हॉल परिसर में इंटक के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने शिरकत की है। कार्यक्रम में इंटक के बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हुड्डा और उदय भान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 पर पहुंच गया है। गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोकर रख दिया है। बातें तो सारी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी। हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी तफसील में बता दिया आपको। केंद्र की भी बात, हरियाणा की बात तो एक है सीधी सी कि भाई जो प्रदेश आज हरियाणा में करेगा, हरियाणा के डेलीगेट हो गया है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में हमारा, और इसी वास्ते रोजगार भी खूब मिलते थे। निवेश आएगा जब भी रोजगार मिलेंगे, जब भी इंटक बढ़ेगी और मजबूत होगा। रोजगार ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आप देख रहे हैं कि कितना शानदार प्रोग्राम और सपने जनाने के तौर से अमित यादव को अध्यक्ष चुना है इंटक का, उसके लिए हमने बहुत बधाई दी है। और सभी कई विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर थे, 38-40 और जो यूनियन है उनके भी लोग। तो ये एक श्रमिकों का एक गुस्सा है इस सरकार के प्रति। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो एक अडानी के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रखा है, सारी पार्टी को समर्पित कर रखा है, तो उसको जो ना बेनकाब भी करने का काम। गुरुग्राम के सदर बाजार में करीब 1 सप्ताह पहले स्कूटी सवार और ऑटो चालक के बीच हुए विवाद के बाद स्कूटी सवार की मौत मामले में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों ने रविवार सुबह सदर बाजार की ट्रंक मार्केट से न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सदर बाजार से सिटी थाने तक मार्च निकाला और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय दिलाने जाने की बात भी कही। व्यापारियों ने कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दुकानदार अपनी दुकान के अंदर मौजूद थे, उसका ना तो इस विवाद से कोई लेना देना है और ना ही स्कूटी ऑटो चालक से कोई लेना देना है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर स्कूटी सवार के परिजनों ने व्यापारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। स्कूटी सवार पीछे से ही लगातार हॉर्न बजाते हुए आया और वो फोटो पर हाथ मारकर उसे रोकने के लिए कहा। स्कूटी सवार ने हाथ मारने पर ऑटो का शीशा टूट गया, जिसके कारण नुकसान हो गया और ऑटो ड्राइवर ने स्कूटी सवार को रोककर नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा था।
दुर्घटना हुई है, मैं उससे ज़्यादा दुखित हूँ और उनके परिवार की संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो कि मेरी दुकान पे ग्रीन्स का बोर्ड लगा था, मैं दुकान के अंदर बैठा था, बिल्कुल अंदर, और जब उनका एक टेम्पो आ रहा था अंदर से, बाहर से मेरी दुकान के आगे से गुजर रहा था, पीछे से कोई वो स्कूटर वाला उसके पीछे लगा हुआ था, उसको गाली गलौज जो भी है उसे करता हुआ आ रहा था। वो मेरी दुकान के आगे उसको थोड़ा सा रास्ता मिला साइड से, उसने टेम्पू के आगे आया, टेम्पू के आगे आने के बाद उसको स्कूटी उसके आगे खड़ी की, स्कूटी खड़ी करने के बाद उसने उसको खड़ी करने के बाद उस पर थप्पड़ मारा। लोग कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लोग कहते हैं, मैं तो अंदर बैठा था। देखिए, जिस तरीके से आज व्यापारियों के साथ इस तरीके की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। एक आदमी दुकान के अंदर है, आप वीडियो फुटेज देखिए, उसके बावजूद अरेस्ट करके ले जाना या एक प्रताड़ना करना सरासर गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष बिल्कुल जांच करिए। लगभग 7:02 पे दुकान से निकला हूँ अपने घर की तरफ। बाजार में कुछ काम था, 5-7 मिनट काम निपटाया, अपने घर पहुंचा। मेरे घर की भी फुटेज मेरे पास है। 7:13 में मैंने अपने घर पे एंट्री ली है। मैं घर पे रुका हूँ 10-15 मिनट। 7:29 में मैं घर से निकला हूँ वापसी और सीधा दुकान पे आया हूँ। दुकान की फुटेज के अंदर फिर क्लियर है कि मैं 7:34-35 पे दुकान पे फिर एंट्री ली है। जब तक मैं आया हूँ यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पे सब कुछ। पहले तो हम कुछ समझ भी नहीं पाए कि इस घटना का मेन क्या रहा। जैसे ही हमारे पास इसकी वीडियो आई और हमने पूरी वीडियो को बहुत तरीके से देखा, 2-2 बार देखा, 3-3 बार देखा, तो उसमें एक बात तो तय होती है, और मैं नहीं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी शख्स इस वीडियो को देखेगा, वो ये अपना आप तय करेगा कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इस घटनाक्रम में कहीं भी नहीं है। और बाकी देखो, मेरी प्रशासन से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्रशासन जो सच्चाई है उसकी खोज करे। और ये रोड पे जो वारदात हुई है, और ये वारदात कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस मौके पे वारदात हुई है वो दुकानदार उसमें दोषी है। भैया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो हुआ नहीं। उसकी आ रही थी उस आदमी की, उसको इतना गुस्सा आया तो गुस्से में अपने होश खो बैठा और गिर पड़ा। बाकी जो भगवान जाने। हम तो ये कहते हैं मीडिया वाला से, इनसे वाला निष्पाप काम करें, किसी को दुख ना हो। देखा वो जान इतना गुस्से में था, उसने 3 व्हीलर तोड़ दिया, ड्राइवर को थप्पड़ मारे। अब उसने कहा भाई मेरा शीशा क्यों तोड़ रहा है, भाई मेरे शीशे पैसे दे दे। भाई इतनी सी बात है, उसने थोड़ा सा जैसे उसको तू हट जा भाई। नहीं पा रहा। भनकपुर गांव में एक 17 साल की छात्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे नाराज गांव के लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पृथला से बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक बाजार ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ग्रामीण और इलाके के लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस मौके पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार द्वारा खुले मंच के माध्यम से तमाम ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। सुनो, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो हर सिविल का आदमी के पास पुलिस की पावर है उसको अरेस्ट करने की। अगर कोई कहता है कि घर में रुक रहे हैं तो पुलिस को भी फोन कर सकता है, वो बता सकता है और खुद भी पकड़ सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं। एक एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुल यूज कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई भी इनको पनाह देगा तो 100% वो हवालात के सलाखों के पीछे होगा। साथ में मैं इस फोरम पे ये भी अनाउंस करता हूं कि जो इनके बारे में सूचना देगा, एक भी बंदे के बारे में सूचना देगा कि ये यहाँ पे और उसको पकड़वाने में मदद करेगा, तो पुलिस की तरफ से उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो 17 वर्षीय छात्र था उनकी जिसकी चाकू से गोदगर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करती है मुकदमा दर्ज किया है। इसमें क्राइम ब्रांच की 5 टीमें लगी हुई थी और एक SHO की टीम लगी हुई है। इसमें 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। तो इसमें लोगों का कुछ था रोष था कि भाई अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ पे कुछ लोग आए थे, गांव के लोग और जो कुछ मौजूद लोग आए थे, तो उनको आश्वासन दिया गया है आप लोगों के माध्यम से कि जो उनको प्रोटेक्शन देंगे, जो क्रिमिनल हैं जिन्होंने उस छात्र की हत्या की है उनको जो प्रोटेक्शन देंगे उनको 100% जेल भेजा जाएगा, प्रोटेक्शन देने वाले को भी। समस्त साथी हमारे यहाँ पे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। ये विपिन नाम का जो हमारा एक बच्चा पिछली 5 तारीख को जो 7 तारीख को जिसको खींच करके बीच में से 3 बच्चों में से खींच करके चाकू से निर्मम हत्या की, उसके बारे में DCP साहब ने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन तक लोग शांत रहे। आज वो 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी उनमें से पकड़ा नहीं गया है। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर बल्लभगढ़ में नाहर सिंह कॉलोनी स्थित मकान में आग लग गई। पीड़ित महिला ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह 6 बजे के करीब आग लगी थी। आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, तो वहीं घर का घरेलू सामान जलकर राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। हाँ, आपको कैसे पता लगा? ये घटना 6:45 बजे की। हाँ। मैं तो सोच रही पड़ोस में कोई है, फंक्शन है, आज का लगन सगाई है, कि उनके सामान आया है, उठ के देखा तो गई तो आग लग गई। तो क्या कितना नुकसान हुआ, कुछ बताया गया? मैं तो पता ही ना कितना नुकसान हुआ। छत पर गिरी का हुआ, फ्रिज वगैरह सब जल के, सामान सब जल के मेरे ऊपर। किस चीज से हुआ है? शॉर्ट सर्किट होगा। आप ही जल से नजर आ रहे हैं। हाँ। आप कैसे जले? मैं MCV कराने के लिए करने न गई, गेट खोलने के लिए। आग लगने के बाद कितनी देर बाद आपको पता चला? मैं तो मुझे 6 बजे के बाद 6 बजे की लमसम में। चरखी दादरी में आवारा पशुओं के कारण जहां शहर में बाजारों व कॉलोनियों में आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं अब किसानों के खेत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, जिसके चलते किसानों को फसलों का भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दादरी शहर के कलियाड़ा रोड स्थित युवा किसान कालू लांबा के खेत में दर्जनों की संख्या में आवारा पशु उसकी 3 एकड़ में लगी फसल को चट कर गए, जिसके बाद किसान सुबह खेत में आया तो फसल देखकर उसकी आंखें भर आई, जिसके बाद उसने फसल को संभाला तो तकरीबन फसल नष्ट हो चुकी थी। किसान मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी परेशान है। हाँ जी, मेरे 3 किले जमीन है, 40-50 डांगर है, 60-70 है। आए सारी फसल मेरी खा गए और मेरा नाश का सत्यानाश कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरखास्त करूँ और किस जगह जाना है मेरे को पता नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ। ये सिरसम की बाबूजी धर्मशाला का नाम है, कोई नहीं रोकता इनको। 50-50 का झुंड आता है। आज रात रोकाड़े किसने करा? खबर भिवानी से, जहां क्लर्क एसोसिएशन ने सरकार के विरोध में जमकर हंगामा किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, जबकि 1 साल से लगातार सरकार के नुमाइंदे को ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वेतनमान 35,400 इसी विधानसभा सत्र में करे, नहीं तो उनका आंदोलन तेज होगा।
की वेलफेयर सोसाइटी की मांग एक ही है कि 35,400 बेसिक पे किया जाएगा लड़कों का, लेकिन सरकार पिछले 2 साल से अनदेखी कर रही है। बार बार ज्ञापन दिया गया, पिछला साल ज्ञापनों में निकाल दिया, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार लास्ट चेतावनी है सरकार को, ये ज्ञापन देके तो सरकार का 2024 में बोरिया बिस्तर बांध दिया जाएगा, वोट की चोट मारी जाएगी इसको। अन्यथा हमारी मांग तो सत्र अभी शुरू होगा, सत्र इसका संसद का, तो उसमें हमारी मांगे उसमें पूरी की जाए। आप सभी के सामने आज ये जो रोष प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में हरियाणा सरकार को जताने के लिए और उनको जताने के लिए ये रोष प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, कल्लक एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी जो कि कल्लकों की अपनी मांग के लिए एक अलग यूनियन बनाई गई है, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार ने कल्लकों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।